तो जिस बिचौलिए को खत्म करने की बात हो रही है, दरअसल ये सारी चांदी उन बिचौलियों ने करनी है। इस कानून के बारे में सारा मीडिया, सारा प्रोपेगेंडा बिल्कुल खामोश है। तो अगर तो डिस्प्यूट बन गया, तो इसका डिस्प्यूट का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेटफॉर्म को सॉल्व करेगा? मौजूद रहता है, मगर इसमें कानून में सिविल कोर्ट खत्म कर दिया। किसान अपने तजर्बे से जानता है, जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, एसडीएम, ये चैनल है, वहां पर किसान की कभी सुनवाई नहीं होती। जो थोड़ी बहुत सुनवाई होती है उसकी सिविल कोर्ट के जरिए होती है, मगर सिविल कोर्ट को यहां से निकाल दिया है। प्राइवेट बैंक जो है किसान से गैर कानूनी तरीके से खाली चेक पर साइन करवा कर रख लेते हैं और उसको बाद में उनके खिलाफ लगा देते हैं। ये गैर कानूनी प्रक्रिया चल रही है सभी जगह। जो वर्तमान किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, तो ये आंदोलन वर्षों से पंजाब में मौजूद है। निजीकरण के खिलाफ बहुत सारे जो तबके हैं एक दूसरे के साथ बड़े वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया है और पंजाब में इस आंदोलन की मांगों को लेकर बहुत क्लैरिटी है और सारे पंजाब ने सांप्रदायिक और सामाजिक एकता के साथ इस आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ कहीं और देश के हिस्सों में भी इस किस्म के संघर्ष हैं, वहाँ पर भी इस संघर्ष के बारे में क्लैरिटी है, पर फिर भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको संघर्ष की मांगों के बारे में पूरा नहीं पता और जो मेन मीडिया है वो उनको सही तस्वीर नहीं पेश कर रहा। तो मेरा यत्न है इस छोटी सी क्लिप के ज़रिए कि किसानों की बहुत सारी मांगें हैं, पर जो मुख्य रूप से उनकी तीन जो ला पास किए हैं उसके बारे में जो उनकी मांग है, मैं उसको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस में संशोधन किया है सरकार ने। ये 1 पेज का संशोधन है। तो सरकार का कहना है कि ये एक्ट है जो किसानों के फ़ायदे में है। तो इसमें ये हुआ है कि जो बुनियादी अनाज है, दालें, सरसों का तेल, प्याज, आलू, वो सारी चीज़ें जो भारत की बहुत ज़्यादा गरीब जनता है, और ये याद रखना चाहिए कि किसान भी खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो ये गरीब लोगों की जो थाली है जिसमें अनाज आ गया, चावल आ गए और ये सारी चीज़ें आ गई, तो इन पर 1955 के कानून के तहत इनकी होल्डिंग पर लिमिट थी, रोक थी, मगर अब इनको सारी लिमिट हटा दी गई है। तो नतीजा क्या होता है इस बात का? आप देख रहे हैं कि आलू और प्याज की कीमतें कहाँ पहुँच गई। जिन पहले भी इस कानून के चलते भी होल्डिंग होती थी, उस समय भी जब प्याज की, आलू की बहुत सारी कीमतें बढ़ जाती थी तो लोगों में हाहाकार मच जाती थी, क्योंकि इसके बिना चलता नहीं। तो अब क्या है, उन्होंने इसे फॉर्मली हटा लिया है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि प्याज की फसल को एमएसपी नहीं मिलता और उसके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं है। तो जून 2019 में आप गूगल में देखिएगा, 2 रुपये किलो के फसल के भाव पर किसान से वो लूटी गई फसल, और 4 महीने बाद वो 200 रुपये किलो तक बिकी दिसंबर 2019 में। तो अब ये कानून कहता है, जो नया संशोधन किया है, कि पिछले 12 महीने में जो सबसे ऊपर का भाव है, या पिछले 5 साल की कीमत देखी जाएगी, दोनों देखी जा सकती है, तो उसमें सबसे जो ऊपर का भाव है, जब उससे दुगनी तक नहीं होगी तो सरकार ने दखल नहीं देना। तो इस फार्मूले के हिसाब से दिसंबर तक अगर सरकार 400 रुपये किलो भी हो जाए तो सरकार दखल नहीं देगी। ये सेक्शन 2 है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार की तरफ से आ रहा है कि ये कानूनों किसानों के फायदे का है, तो किसानों को क्या फायदा है? जो छोटा किसान है, आज भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गिनती किसान छोटा किसान है, 1-2 एकड़ है, वो बैल से खेती करता है। वो अपनी फसल को, जब उसकी फसल आती है, टमाटर आता है, सब्जी आती है या कोई और फसल आती है, वो उसको स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर उसने तो स्टोर करना नहीं,
तो जिस बिचौलिए को खत्म करने की बात हो रही है, दरअसल ये सारी चांदी उन बिचौलियों ने करनी है। होता क्या है कि जब ये रोकें हट गई तो इसको खुले से जब सब्जी आई, फसल आई, इस बेसिक फूड को होल्ड किया जा सकता है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाता है, और हमें व्यापारी वो भाव से बेचेगा डोमेस्टिक मार्केट में जिस भाव से वो एक्सपोर्ट पर उसे बेच रहा है। तो हमें अपने ही देश में ये बुनियादी अनाज है वो एक्सपोर्ट प्राइसेस पर ही मिलना है, ये कीमतें उस स्तर पर पहुंचनी है। किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े होल्डर्स हैं, जो बड़ी व्यापार कंपनियां हैं, ये उनको लाभ पहुंचाने का, हमारी फूड सिक्योरिटी को, हमारी खाद्य सुरक्षा को बिल्कुल तार तार करने का कानून है। इस कानून के बारे में सारा मीडिया, सारा प्रोपेगेंडा बिल्कुल खामोश है। अब दूसरा, कंट्रैक्ट फार्मिंग। ये कंट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट है ये भी अवेलेबल है। इसमें सरकार ने क्या प्रावधान बनाया है कि एक बड़ी कंपनी जो बायर होगी वो किसान के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, इसका चैप्टर 2 है, उसमें कंट्रैक्ट में जाएगी और कंट्रैक्ट में बहुत सारी शर्तें होंगी जिससे वो जो फसल उसको चाहिए वो भिजवाएगी, और उसमें उस फसल की क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स डाले गए हैं, और उस फसल के पैरामीटर्स पर फसल उतरती है कि नहीं, इस बात का फैसला एक थर्ड पार्टी करेगी। ये जो प्राइवेट पार्टी है, ये दोनों जो कॉम्प्रोमाइज में इसका जिक्र होगा। अब ये प्राइवेट पार्टी फसल की क्वालिटी को कैसे निर्धारित करेगी? तो पहले जो अब सिस्टम चल रहा है, जब नकली बीज किसानों को दिए जाते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है, तो जो सरकारी इंस्पेक्टर है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में जो भी फूड की है, तो वो निर्धारित करता है। मगर अब ये थर्ड पार्टी प्राइवेट पार्टी होगी। और यही नहीं, इसके बाद एक आदमी इसी कॉन्ट्रैक्ट में होगा जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फसल भिजवाई जानी है, उसकी जो भी बीज डालना है, स्प्रे करना है, उसमें जो भी मशीनरी लगनी है, वो सर्विस प्रोवाइडर उसने देनी है। इसके बाद एक है जिसने कर्जा देना है, क्योंकि किसान के पास है नहीं सारा कुछ, तो ये कर्जा जो है इस सारे प्रोसेस को करने के लिए एक कर्जा देने वाला है। तो इसमें क्या है, एक एग्रीगेटर है और भी प्रोविजन है। तो सादे से लफ्जों में कहें तो जो एक छोटा किसान है वो इस एग्रीमेंट में जा रहा है। बायर अगर फसल का जो पैरामीटर है, बायर ने कह दिया, क्योंकि किसानों का तजर्बा है, यहां पर आलू भिजवाए गए, बहुत सारी जगह किसानों का नेगेटिव तजर्बा हो चुका है, बहुत वाद विवाद हुआ है इस बात को लेकर। तो अगर बायर ने कहा कि मुझे पूरी फसल नहीं लेनी, मैं इतनी फसल लूंगा, तो किसान के ऊपर फसल टूट गई, तो उसके बाद बायर तो निकल गया। सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस दी है, उसने जिसने कर्जा दिया है, जिस कंपनी ने उससे अपने पूरी कर ली, वो भी निकल गया। अब सर्विस प्रोवाइडर से बहुत सारे यहां पर केस होते हैं, किसानों का तजर्बा है कि बीज गलत दे दिए, नकली स्प्रे, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था जब नकली स्प्रे दे दी, तो सर्विस प्रोवाइडर की वजह से कोई नुकसान होगा तो वो सर्विस प्रोवाइडर निकल गया, क्योंकि उसके तो पैसे पूरे हो गए। अब जिसने पैसे लेने हैं वो किसान के, उसने कैसे करना है, तो उसने वो सीपीसी का प्रोविजन इसमें डाला, तो उसकी जमीन कुर्क होनी ही होनी है। अब इसमें एक चुस्त फिक्रेबाजी की है कि जिस जमीन के संबंध में ये कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हुआ है वो कुर्क नहीं होगी, पर और जमीन उसकी कुर्क हो सकती है। तो सीधा सा तरीका है कि जब इतनी पार्टीज शामिल हैं, तो अगर कोई डिस्प्यूट बन गया तो इसका डिस्प्यूट का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेटफॉर्म को सॉल्व करेगा। तो दुनिया भर में, भारत में नेचुरल जस्टिस के तहत किसी भी झगड़े के निवारण के लिए एक ही एग्रीमेंट ही तो है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट का प्रोविजन मौजूद रहता है। मगर इसमें कानून में सिविल कोर्ट खत्म कर दी गई है। अब इसमें सारे झगड़े, किसान ने 5 आदमियों के साथ अलग अलग उसका वास्ता है, कहीं भी उसका कोई इतराज है तो उसने एसडीएम के पास जाना है। अब किसान अपने तजर्बे से जानता है, जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, एसडीएम ये चैनल है, वहां पर किसान की कभी सुनवाई नहीं होती। जो थोड़ी बहुत सुनवाई होती है उसकी सिविल कोर्ट के जरिए होती है, मगर सिविल कोर्ट को यहां से निकाल दिया है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है, इसमें किसान का ये मांग है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसकी जमीनों को हड़पने के लिए ये उसके तर्ज पर ये कानून बनाया गया है। ये बात सही है कि इसके पहले स्टेट्स ने भी ऐसा कानून बनाया था, मगर उसमें 2 ही पार्टियां थी।
एक किसान था और दूसरी पार्टी जो बायर था, उसी ने सर्विस देनी थी, उसी ने सारा कुछ उसी ने करना था। मगर अब उनको भी 5 पार्टियां बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इंटेंशन क्लियर है कि थर्ड पार्टी ही असेस करेगी। तो ये कानून अपने स्तर पर ही पूरी तरह से किसान मोहताज है। और आज बात क्या है प्रैक्टिकली, सारे वकील भाई जानते हैं कि जब किसानों का कर्जा का लेन देन है प्राइवेट बैंकों के साथ, तो कानूनी तौर पर प्राइवेट बैंक जो है किसान से गैर कानूनी तरीके से खाली चेक्स पर साइन करवा कर रख लेते हैं और उसको बाद में उनके खिलाफ लगा देते हैं। ये गैर कानूनी प्रक्रिया चल रही है सभी कहीं, और इस तरह ये कंपनियां पूरी तरह किसान पर हावी हैं और इसलिए किसान इस एक्ट का विरोध कर रहा है। अब जो आखिरी एक्ट में जिसकी बात कर रहा हूं वो है द फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस एक्ट। अब ये एक्ट बन गया है, इसको हम कह रहे हैं कि एपीएमसीज को बाईपास करने का एक्ट। तो क्या है कि इसमें भी जो प्राइवेट खरीदार है, प्राइवेट, वो किसान से किसी भी जगह उसकी फसल खरीद सकता है, और इसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सिविल कोर्ट का प्रावधान नहीं है। अब इसका किसान विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि अब जो प्रोक्योरमेंट है वो एपीएमसी एक्ट के तहत सरकारी मंडियों में होती है। वहां पर किसान इस स्थिति में है, पिछले 10 साल में पंजाब के लोग जानते हैं कि जब भी एमएसपी सरकार निकालती है तो फिर सरकार आनाकानी शुरू कर देती है। एफसीआई को, सरकारी खरीद को खत्म किया जा रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन मजबूत रहा है, इसलिए यहां पर किसान संघर्ष करके हर साल ट्रेन को रोक के, जाम करके अपनी फसल बिकवाने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं। अब अगर सरकार एपीएमसीज निकल गई, बीच में से प्राइवेट मंडियां आ गई, तो किसानों के पास अपनी फसल बिकवाने के लिए मजबूर करने का सरकार के पास कोई उसके कलेक्टिव को साधन रहेगा ही नहीं। अब सरकार की तरफ से दलील ये आ रही है कि ये तो एडिशनल उसको दिया गया है, एपीएमसीज को खत्म नहीं किया जाएगा। तो अगर एडिशनल दिया गया है, मान लेते हैं, तो आप ऐसा करें कि इस एक्ट में ये डाल दें कि जितनी भी प्राइवेट खरीद है, ये मैं कह रहा हूं, मैं अपने दलील के तर्क के लिहाज पर, कि इसमें ये डाल दें कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है उसी पर इन मंडियों में खरीद होगी। आप ऐसा नहीं डालेंगे तो इसका साफ मतलब है कि आप एक या दूसरे तरीके से जो किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्रॉफिट प्राइस नहीं है, वो सपोर्ट प्राइस है जिसको सिर्फ उसकी लागत पूरी होती है, आप वो भी देने को तैयार नहीं। और मैं आपको बताता हूं, इसी साल जो चने हैं उसकी फसल का एमएसपी 4850, उसकी लागत जिससे तय होती है, जिससे किसान का सिर्फ खर्चा पूरा होगा, पर उसका एमएसपी नहीं है, सरकारी प्रोक्योरमेंट नहीं है, वो 3000 में बिकी है। और इसी तरह मक्की की फसल है, उसका सरकार एमएसपी 1850 है, वो 600 रुपए तक बिकी है, 900,000 तक आम व्यापारी ने खरीदी है। तो ये जो किसान के मुख्य कंसर्न हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, पर ये जो मेन 3 मांगे हैं ये किसान की ये हैं कि अगर सरकारी प्रोक्योरमेंट खत्म हो गई और सरकारी जो भंडारण है वो खत्म हो गया और सरकारी पीडीएस सिस्टम खत्म हो गया, तो उत्पादक के तौर पर भी किसान को मार पड़ेगी, वो बड़े व्यापारी का निर्भर हो जाएगा, और कंज्यूमर के तौर पर भी उसको मार पड़ेगी, जैसा कि उसके साथ पहले होता ही आया है। तो ये संक्षेप में 3 जो मांगे हैं वो मैंने इसमें कही है।